ओके। तो वी क्यू रेशो को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो हमारी रेशो है वो, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, जब हमारे पास एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमारी वेंटिलेशन डैमेज होगी, परफ्यूजन सेम होगी। अब जो आर्टीरियल ब्लड होगा इस सूरत हाल में, जब हमारे पास वेंटिलेशन जीरो हो जाएगी तो आर्टीरियल ब्लड जो है वो वीनस ब्लड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेंटिलेशन ऊपर से एयर वे जो है वो बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हुई है, तो आर्टीरियल ब्लड जो है वो हमारा जो है वो वीनस ब्लड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, वेंटिलेशन ऊपर से जीरो है, ठीक है। और परफ्यूजन क्या होगी कि आर्टीरियल और वीनस ब्लड जो है वो एक जैसा ही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ना उसको ऑक्सीजन का कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, और ना ही कोई और एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से जो है वो आर्टीरियल और वीनस जो है वो ब्लड उसमें वो मिक्स अप्रोचेज आएंगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास विद द एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि वी क्यू जो है वो अपनी वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं सिनेरियो इसमें डिस्कस करूं कि अगर मैं ये कहूं कि वेंटिलेशन एयर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो उसमें क्या डैमेज होगी, वेंटिलेशन या परफ्यूजन? परफ्यूजन, ठीक है। परफ्यूजन डैमेज हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली चीज को वन लिखती हूँ, नीचे वाली चीज को जीरो लिखती हूँ, तो क्या है कि ये जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो सकती है। वेंटिलेशन अगर ठीक होगी, ठीक है, और परफ्यूजन जीरो हो जाएगी तो ये चीज इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हमारे पास परमानेंट एम्बोलिज्म आता है तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या होता है कि परफ्यूजन जीरो हो जाती है, वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन होती है, जो कि रेशो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, और इसको कहते हैं इन्फिनिटी कॉज कर गया, ठीक है। और इसको जो है वो हम, जो हमने एयर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पढ़ा था उसको हम शंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। शंटिंग का ये मतलब है कि जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब हुई है और सिर्फ परफ्यूजन रह गई है तो आर्टीरियल और वीनस ब्लड जो मिक्स हो गया तो वो शंटिंग है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट शंटिंग है, ठीक है। जो आर्टीरियल और वीनस ब्लड मिक्स हुआ है वो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब वी क्यू रेशो जो है वो जीरो हो जाती है। लेकिन इस सूरत हाल में ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है जिसके अंदर क्यू जीरो है और वी ज्यादा है और रेशो इंफिनिटी पे पहुंच गई है, इसे हम कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है। तो आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि एक तो बार दफा पूछा जाता है एयर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ क्या हुआ है वीक्यू रेशो को, फिर उसमें शंटिंग हुई है या डेड स्पेस क्रिएट हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ क्या हुआ है, फिर अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो आर्टीरियल ब्लड इक्वल टू वीनस ब्लड हो गया है। अगर हमारे पास वेंटिलेशन है और परफ्यूजन ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि अल्वेओलर एयर जो है वो रीच करेगी इंस्पायर्ड एयर को, मतलब कि जितनी इंस्पायर्ड एयर आ रही होगी उतनी ही अल्वेओलर एयर होगी, ठीक है। उसमें कोई भी ब्लड फ्लो की वजह से चेंजिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से इंस्पायर्ड एयर, अल्वेओलर एयर इंस्पायर्ड एयर या एटमॉस्फेरिक एयर के मुकाबले में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म आएगा जिसमें परफ्यूजन जीरो हो जाएगी, उसमें अल्वेओलर एयर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक एयर या इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाएगी। और जो पल्मोनरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आर्टीरियल ब्लड जो है वो मीनस ब्लड के इक्वल हो जाएगा, वो मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। सही है, समझ आ गई वीक्यू रेशो की। इस तरह ही इसके एमसीक्यूज आते हैं, इसमें एमसीक्यूज में और कुछ नहीं पूछते ज्यादा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होता है कि जो वीक्यू रेशो होती है, अच्छा एक और एमसीक्यू वाइज जो चीजें हैं थोड़ी सी वो बता दूं। अच्छा, इजी करके थोड़ा इसलिए बता रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, तो क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, ठीक है। तो वो चीजें उतनी याद रखो जितनी के एमसीक्यूज में आनी भी है और जितनी एब्जॉर्ब भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो और वेंटिलेशन जो होती है ना वो ज्यादा होती है बेस पे, ये लंग है एक, ठीक है।
इसकी बेस पे जो है वो वेंटिलेशन भी ज्यादा होती है और परफोरेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। जो एपिक्स होता है ना, वहां पे ब्लड फ्लो और वेंटिलेशन दोनों कम होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें कम होती हैं, लेकिन रेशो यहाँ ज्यादा होती है और रेशो यहाँ कम होती है। जब दोनों चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो रेशो कम हो जाएगी, दोनों चीजें कम होगी तो रेशो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो रेशो जो है वो ऊपर ही ज्यादा होती है, रेशो नीचे कम होती है। लेकिन जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन है, अब ऊपर देखो कि जो एयर है वो सारी नीचे जानी है, ठीक है। ब्लड फ्लो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना है, तो इसलिए ये दोनों चीजें नीचे ज्यादा होती हैं, ऊपर कम होती हैं, ठीक है। एक ये बात। दूसरी, रेशो के हिसाब से मैंने बता दिया, रेशो ऊपर ज्यादा होती है नीचे कम होती है, ठीक है। और अलग, अगर अलग अलग पूछें तो अलग अलग उल्ट हिसाब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यही इसमें एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। डेड स्पेस का, शंटिंग का पता होना चाहिए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या ब्लॉक हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अल्वेओलर एयर जो है वो इंस्पायर्ड एयर के मुकाबले में कैसे जा रही है, इन आर्टीरियल ब्लड वीनस ब्लड के मिक्स कैसे हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, ये एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। और यही आने चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, ओके। फिर से डॉक्टर सिद्रा को समझ आई है या और भी समझ आ गई आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? आगे फिर थोड़ा ही अब रह गया, बस उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ होते हैं सेंट्रल और एक होते हैं हमारे पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। जो एमसीक्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ना, वो डिक्रीज इन पीएच या इंटरस्टिशियल सीएसएफ की पीएच कम हो सकती है, या इंटरस्टिशियल पीएच अगर कम होगी तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा, जो सेंटर पे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को। जो पेरिफेरल होते हैं उसके अंदर कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी रिसेप्टर्स आते हैं, जो कि ऑक्सीजन के डिक्रीज को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के डिक्रीज को रिस्पॉन्स करते हैं, डिक्रीज करते हैं, आर्टीरियल पीएच को रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो तब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, जो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टीरियल या पीएच कम होगी, ठीक है, या पीएच कम होगी, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे सेंट्रल मेनली, ठीक है। और जो पेरिफेरल होते हैं जिसके अंदर कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज आ जाती हैं, वो ऑक्सीजन के डिक्रीज को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे पेरिफेरल साइनोसिस नहीं हो जाती पहले, वैसे ही याद कर लो कि पेरिफेरल जो है ना वो ऑक्सीजन के डिक्रीज को रिस्पॉन्स करेंगे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इसके अलावा डिक्रीज इन पीएच को भी रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो जो पेरिफेरल है वो ऑक्सीजन और उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इनके एमसीक्यूज आते हैं इसमें। और फिर उसके बाद ब्रीदिंग रेगुलेशन होती है। जो ब्रीदिंग हमारे पास सेंटर है वो मेडुल्ला में सेंटर होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट है। उसके बाद इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ होते हैं ग्रुप्स जो कि इसको इनिशिएट करते हैं ब्रीदिंग को, जो कुछ होते हैं जो कि उसको स्टॉप करते हैं, कुछ होते हैं जो कि इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये इंस्पायरेशन के लिए बेसिक जो रिदम होता है ना आपका ब्रीथिंग का, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है। फिर जो हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये एक्सपायरेशन के लिए होता है एंड नॉट एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग व्हेन एक्सपायरेशन इज पैसिव एंड एक्टिव इन एक्सरसाइज, ठीक है। नॉर्मली जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो वेंट्रल ये रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ये एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल आपकी क्वाइट एक्सपायरेशन होती है वो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स होता है। जब इंस्पायरेशन पे हवा अंदर लंग्स के अंदर भर जाती है ना, तो एक्सपायरेशन तब होती है जब इलास्टिक रिकॉइल होता है लंग्स के मसल्स का, रिब्स का और लंग्स का, ठीक है। ठीक है, जब एयर अंदर आती है तो क्या करते हैं, लंग्स ऐसे पूल रिब्स बाहर हो जाती हैं और लंग्स के अंदर हवा सही भर जाती है, ठीक है। जो एक्सपायरेशन होती है ये लास्टिक रिकॉइल होता है, रिब्स अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं और लंग्स से जो है वो एयर आउट हो जाती है। तो नॉर्मल जो क्वाइट एक्सपायरेशन होती है उस पे ये वेंट्रल जो ग्रुप है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि एक्सपायरेशन पे एक्टिवेट होना होता है,
वो एक्टिवेट नहीं होता। हाँ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी पड़ती है तब ये वेंट्रल ग्रुप रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है एपन्यूस्टिक सेंटर एंड निमोटेक्टिक सेंटर। जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है ये लोअर पॉन्स पे होता है, ये इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है, डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी गैप भी करता है, एपनिया। ठीक है, एपन्यूस्टिक से याद कर लो, एपनिया से तो ये डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी गैप क्रिएट कर देता है। एपनिया में सांस नहीं आता ना, तो डीप इंस्पायरेटरी प्रोलॉन्ग गैप जो क्रिएट कर देता है दैट इज द एपन्यूस्टिक सेंटर। और जो न्यूमोटेक्टिक सेंटर होता है ये अपर पॉन्स पे होता है, ये इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को। ठीक है, देयरफॉर रेगुलेट इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो ज्यादातर जो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं वो ये निमोटेक्टिक सेंटर के, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के आते हैं। ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर के बहुत कम आते हैं। एपन्यूस्टिक सेंटर इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट तो करता है लेकिन ये एक गैप क्रिएट करता है इन द इंस्पायरेशन। ठीक है, और जो निमोटेक्टिक सेंटर है ये इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है, जिसके अंदर जो है ये हमारा आता है नॉर्मल सारा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो हमने कुछ पढ़ना है दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स नोट डाउन करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव कब है और रिस्ट्रिक्टिव कब है। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए है इसकी क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो है ना वो एक एक पॉइंट का पूछा जाता है कि ये चीज ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा होती है या कम होती है, कौन सी चीज कम होती है, कौन सी चीज ज्यादा होती है। तो ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज है। पहले सबसे पहले याद करो FeV1 और FVC। जो FeV1 और FVC है ना ये दोनों जो है डिक्रीज होती है इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, दोनों में कम होती है। लेकिन FeV1 ज्यादा डिक्रीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। जब आपसे पूछा जाए कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या डिक्रीज होता है, FeV1 ओवर FVC की ऑप्शन ना दी जाए तो FeV1 जो है वो डिक्रीज होता है +2। आप आगे अगर अपनी बुक्स में देखें तो उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FeV1 जो है वो ज्यादा डिक्रीज होता है रादर देन जो है वो FVC। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है ये। ठीक है, तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो ज्यादा कम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। जब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ज्यादा होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, लेकिन जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो भी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी लंग की जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, फाइब्रोसिस है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो FeV1 कम तो होगी लेकिन उसकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो ज्यादा कम होगी। ठीक है, FeV1 तो कम होगी लेकिन जो वाइटल कैपेसिटी है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में वो ज्यादा कम होगी। ठीक है, कैपेसिटी कम हो जाएगी लंग की, जब वो लंग जो है वो अकड़ गया है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जानी है। ठीक हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो इसलिए जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो रेशो आती है, जो FeV1 ओवर FVC की रेशो आती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में कम होती है, रिस्ट्रिक्टिव में वो नॉर्मल रहती है या जो है वो बाज दफा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, रेशो, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव में FeVC ज्यादा डिक्रीज होता है, FeV1 में जब नॉमिनेटर ज्यादा डिक्रीज होता है तो रेशो जो है वो इट सेल्फ जो है वो इंक्रीज कर जाती है या इंक्रीज कर जाती है या फिर नॉर्मल रहती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी होती है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ज्यादा होती है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो कम होती है। और फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी किसका सम होता है?
फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी किसका सम होता है? ठीक है, वेरी गुड। नहीं डॉक्टर साइडा, टाइडल वॉल्यूम नहीं होता बीच में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, द कैपेसिटी दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन जो हुई हुई है उसके बाद। ठीक है, तो फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग में इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, एक्सपायरेटरी जो कैपेसिटी जो एक्सपायरेशन के बाद बचनी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, द कैपेसिटी दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कम होती है क्योंकि वो अकड़े हुए होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटीज कम हुई हुई होती है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी इन फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हम अस्थमा पढ़ते हैं, सीओपीडीज पढ़ते हैं, जिसमें एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस पढ़ते हैं, ब्रोंकाइटिस पढ़ते हैं, और डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हम फाइब्रोसिस पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आई हो? इसको एक दफा रिवाइज जरूर कीजिएगा, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बीच बीच में ही सॉल्व होती रहेंगी। थोड़ी सी मुश्किल इसलिए क्योंकि थोड़े से मतलब के कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने वाली बात थी। ठीक है, मैंने कोशिश किया आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं, साथ में थ्योरी को रीड डाउन कीजिएगा, फिजियो की क्लास लीजिएगा, फिजियो को भी पीछे से सुनिएगा एक दफा कि कॉन्सेप्ट किस चीज का क्या है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी सुपरफिशियल चीजें बताई हैं, वो चीजें बताई हैं जो आपको याद करनी है और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना ताकि ये जो है वो याद रहे। ठीक है, ओके। अच्छा, कल की क्लास का ये है, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, मैं पहले बता रही हूँ। उसमें मैं आपको बाकी टाइम का गाइड कर दूंगी। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा इवनिंग में क्लास हो कल की। कल हम फिजियो के इसके जो है ना वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पलमों के। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं पर गाइड कर दूंगी आप लोग को। ओके, कल तक इसको जरूर एक दफा पढ़ लीजिएगा, नेफ्रो का टेस्ट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और एक ही बच्चे ने भी शायद ग्रुप में शेयर किए हैं मार्क्स, तो वो मार्क्स जो है वो भी शेयर करें। ठीक है, ओके, कर लिए? चलो ठीक है, वेरी गुड है फिर तो, अगर कर लिया तो। काफी ने किए हैं शेयर? अच्छा, मैंने फिर देखा नहीं। चलो ठीक है, चलो सही है। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने कर लिया उसमें कोई इशू नहीं है आपको तो अच्छी बात है। फिर बाकी हम जो है ना वो नेक्स्ट अब करेंगे पल्मों के कल एमसीक्यूज इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह